मैनेजमेंट के बाद एक बात आती है जिसके अंदर मैक्सिमम प्लेयर्स पजल रहते हैं, थॉट मैनेजमेंट की। जी। थॉट ऐसा होता है कि जैसे ही हम जाके लेन पे खड़े होते हैं तो पता नहीं कहाँ से कि हम वहाँ बिल्कुल फ्री खड़े हैं और वहाँ पे जाके इतने थॉट्स हमें आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको हम मैनेज कैसे करें, क्योंकि एक थॉट मैनेजमेंट ऐसा फैक्टर है कि जो कि हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम सोचते रहते हैं अच्छा चला रहे हैं तो भी थॉट्स आ रहे हैं, बैड चला रहे हैं तो भी थॉट्स आ रहे हैं। तो इसकी थॉट्स की मैनेजमेंट कैसे की जाए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन है। थॉट मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है कि ये थॉट्स ही है जो सब लोचा करता है शूटिंग के अंदर। और अगर थॉट्स नहीं हो तो ये समझ लीजिए कि आपकी 90% प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो गई है। क्योंकि जहाँ भी एक्सीडेंट होता है शूटिंग में तो वो तब होता है जब अपन किसी न किसी थॉट्स में बिजी होते हैं और उस बिजी होने की वजह से अपन जो एक्चुअल में अपने को जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ से अपना दिमाग ध्यान हट जाता है, इसलिए हम गलती कर जाते हैं। तो इसलिए थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी मेन चीज़ है कि थॉट्स आते कहाँ से हैं। कोई भी चीज़ है तो उसको उसके डीप में जाना चाहिए कि ये थॉट्स क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो थॉट्स का ऐसा है कि अपन अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, लोग बोलते हैं दिल का काम धड़कना 24 घंटे धड़कता है, ये सब जानते हैं, लेकिन दिमाग भी 24 घंटे चलता है, ये कोई नहीं जानता है। जैसे अपन कभी कभार अपन उठते हैं सुबह, बोलते हैं कि भैया मेरे को सपना आया है, तो वो सपना क्या है? सपना कुछ नहीं होता है एक्चुअली। हम उस टाइम भी, हम 24 घंटे रात को सोते हुए भी सोच रहे होते हैं, और जब हम सोच रहे होते हैं उस टाइम पे कुछ करवट बदली है, या अपने को प्यास लगी है, कोई आवाज़ हुई है, उसकी वजह से हमारी थोड़ी सी नींद टूटी होती है। वो नींद टूटते ही हमारा जो सेंस है उस थॉट को ऑब्जर्व कर लेता है कि हम क्या सोच रहे थे, और वो सुबह उठ करके बंदा बोलता है कि मेरे को सर सपना आया था सुबह। तो वो सपने जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो अपना थॉट्स ही होता है। कोई ना कोई थॉट होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, वॉच कर लेते हैं। तो वो तो दिमाग तो 24 घंटे रात को भी चलता है। अब ये है कि थॉट हम क्या दें। तो इसमें क्या है कि वैसे तो दिमाग जो है, ये दिमाग से जो थॉट पैदा होते हैं, तो दिमाग को जो पुराने शास्त्र हैं अपने हिंदुस्तान के, उसके अंदर, उन शास्त्रों के अंदर विचारों को पैदा करने वाली एक वो बताया गया है, आज की भाषा में जैसे कहते हैं अपन कंपनी, है ना, ऐसी फैक्ट्री है जो विचारों को पैदा करती है। ठीक है, विचारों को पैदा करने का काम दिमाग का, मस्तिष्क का, और मस्तिष्क की 5 तरह की भूमि होती है, अलग अलग तरह की, कि कैसी दिमाग उसका होगा तो उसके कैसे थॉट्स आएंगे। तो उसको छोड़ दीजिए, अपन इसके ऊपर थॉट्स पे रहते हैं। तो थॉट्स आते कहाँ से हैं? ये दिमाग से आते हैं। अब ये किससे रिलेटेड कैसे आएंगे और इनको कैसे कम करें? तो कई बार आप इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल करके ट्राई कीजिए कि जब भी कोई थॉट आता है, जब भी कोई विचार आता है, तो आप शांति से चुपचाप बैठ जाइए। किसी भी काम में कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसको छोड़ दें और बैठ करके उसको ऑब्जर्व करें, वॉच करें अपने थॉट को कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या ये थॉट मेरे काम का है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको त्याग दें, और नहीं भी त्यागेंगे आप तो अगर जैसे ही आप किसी थॉट पे ऑब्जर्व करने लगे, वो दिमाग से अपने आप भाग जाएगा, पानी के बुलबुले की तरह। जैसे ही बुलबुले को अपन देखते रहेंगे वो चलता रहेगा, जैसे ही उसको टच करेंगे वो एकदम से गायब। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी कोई थॉट आए, और 24 घंटे में हर वक्त आप ये ट्राई कीजिए, अगर किसी को एक टॉप लेवल का शूटर बनना है या उसको अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है, तो उससे आप ये चीज़ का ट्राई कीजिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कि मेरे दिन भर में क्या क्या थॉट्स चलते रहते हैं, मैं कैसी कैसी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, क्या क्या सोचता हूँ। तो ये चीज़ अगर आप जब भी ट्राई करेंगे तो आपके, एक तो क्या आपको थॉट्स का पता चलेगा कि मेरा इस चीज़ से रिलेटेड मेरे थॉट्स होते हैं, और दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि ये मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। मान लीजिए कि एक शूटर है, मैच के दौरान उसके दिमाग में ये थॉट्स आ रहा है कि वापस जाते टाइम पे मैंने मूवी की टिकट खरीदी हुई है और मैंने मूवी देखनी है, तो मैं लेट ना हो जाऊँ, मैच करके तुरंत मेरे को निकलना है। या कोई भी थॉट्स कि वापस जाते हो मुझे इस रूट से निकलना है, फलां आदमी से मिलना है, फलानी चीज़ लेकर के जानी है, तो ये थॉट आ गया। मान लीजिए उसके लिए काम का भी है, लेकिन आप अपने आप को ये तो बोलिए क्या मैच के दौरान ये काम का है, अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी मैं किस चीज़ के बारे में सोचूं। अभी सिर्फ मैच में जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचूं कि मैं जो टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ, मैं जो एक्टिविटी, जो कर्म यहाँ कर रहा हूँ, क्या मेरा ध्यान पूरा इसके ऊपर है या नहीं है। तो जैसे ही आप अपने आप को ये चीज़ बोलेंगे, आपका वो विचार खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे डेली थॉट्स की ऑब्जर्वेशन से, और उनको एक एक को कि जैसे ही थॉट है कि हाँ ये थॉट है, ठीक है, क्या काम का है मेरे या नहीं है, ओके छोड़ो, उसके बारे में सोचना छोड़ो। तो ये प्रैक्टिस आप जब लंबी करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग को ये समझ में आ जाएगा कि मेरा जो मालिक है उसको
वो इस चीज़ को अलाउड ही नहीं करेगा। जो चीज़ मेरे रिलेशन की, मेरे काम की नहीं है, उसको सोचने ही नहीं देगा। तो धीरे धीरे दिमाग क्या करेगा, वो थॉट्स को कम करता जाएगा। बिल्कुल ख़त्म तो किसी के भी नहीं होते, बुद्ध के हुए थे और बाकी और भी कई ऋषि मुनि थे, उनके हुए हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल ख़त्म कर देना। लेकिन हाँ, हम इसको सीमित कर सकते हैं और हम अपने काम के जो थॉट्स हैं उनको रख सकते हैं, बाकी को ख़त्म कर सकते हैं। ये हो सकता है। तो इनको ऑब्जर्व कीजिए और जैसे ही आपके काम का नहीं होता है उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। सिंपल ये है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ सर हमें पता लगी कि अगर आप में से कोई बच्चा अगर अपने थॉट को मैनेज करना चाहता है, फर्स्ट उसको ऑब्जर्व करें, उसको समझे कि ये आपके काम का है नहीं है। अगर नहीं है उसको तुरंत छोड़ दे, अगर काम का है तो उसमें से अपनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी अलग करके उसके साथ फिर आगे चले। बिल्कुल। अगर उसमें से कुछ नेगेटिविटी आपको आ रही है तो उसको वहीं पे खत्म करें कि कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से ऐसा रहा है तो उसका त्याग करें और आगे बढ़े अपने जीवन में। बिल्कुल जी। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे कि हमारा एक छोटा बच्चा है, मतलब करीबन इसकी 11 साल की उम्र है। इसकी तरफ से एक क्वेश्चन आया था कि आपको स्पोर्ट्स की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरे को कहाँ से मिली? यस सर। ओके। मेरे को अगर सही बताया तो मैं शूटर था ही नहीं, शूटिंग का मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं था। गांव में उस टाइम पे हमारे आसपास कहीं शूटिंग नहीं थी। शूटिंग का ज्ञान तो मुझे मिला इसमें एनसीसी में आकर के। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स की, हाँ, इंडियन आर्मी में आने के बाद, एनसीसी में आने के बाद। लेकिन ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात की तो पहले मैं एथलेटिक्स में था, 100 और 400 मीटर स्प्रिंट करता था और वो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी श्रीमान मिल्खा सिंह जी से। तो उनके बारे में मैंने पढ़ा था उस टाइम पे और काफ़ी जाना था। तो उनका बड़ा नाम था, आज भी नाम है वैसे तो, लेकिन उस टाइम सुर्खियों में रहते थे। तो उस वजह से मैंने फिर रनिंग गेम ही स्टार्ट कर दिया था। और उससे एनसीसी के दौरान में मतलब वो मैराथन्स वगैरह भी करता था। तो स्पोर्ट्स मेरे को वहाँ से मिला। और उसके बाद जब समझदार हुआ तो मुझे लगा कि स्पोर्ट्स से बेटर तो अगर आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाए, है ना, जिस चीज़ में मज़ा आए और उसी काम को करने के पैसे मिलने लग जाएं, तो इससे बेटर प्रोफेशन कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आप चाहे कलेक्टर बन जाएं, आप चाहे आईपीएस बन जाएं, आप चाहे नेता बन जाएं, आपको रात को 2 बजे भी कोई भी खड़ा करके ये कह सकता कि फलानी जगह आग लगी, फलानी जगह पेशेंट पड़ा हुआ है, फलाने दंगे हो गए, कुछ रात को 2 बजे नहीं कहता है कि भाई आप खड़े हो जाओ और अभी खड़े होकर के मैच करो। उसको पता होता है कि मेरे को 8 घंटे सोना है, मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पीना है, ये योगा करना है, मेरे को ये एक्सरसाइज करनी है और इतनी मेरी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद मेरा अगले दिन इतना बजे मैच है। 6 महीने आगे भी उसका मैच है तो उसको पता है। तो उसकी लाइफ में कोई मतलब प्रॉब्लम्स इस टाइप की नहीं है। उसको एक, हाँ ठीक है कि करेज उसको चाहिए, अपना गेम के लिए डेडिकेशन चाहिए, त्याग काफ़ी करने होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आज के दिन कोई भी प्रोफेशन अगर मैं बोलूँ तो वो यही है, देश सेवा का मौका, ऊपर से आप देश के लिए मेडल लेके आते हैं। और आज के टाइम पे जो आप यूथ ढूंढता है कि नेम फेम पैसा पब्लिसिटी, क्या नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर है। सबसे बेस्ट है कि आपकी लाइफ बड़ी अच्छी रहती है, आप अच्छे लोगों में रहते हैं, आपकी दिनचर्या अच्छी रहती है, खान पान अच्छा रहता है, ज़िंदगी जीने का तरीका सलीका सब अच्छा रहता है। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ है। इसीलिए मैंने इसको प्रोफेशनली चुन लिया कि मेरे को स्पोर्ट्स ही करना है। क्योंकि एक टाइम था सर जब स्पोर्ट्स के बच्चों को कोई बोलता था कि ये फालतू है, ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे वो थ्योरी बिल्कुल चेंज हो चुकी है कि आजकल स्पोर्ट्समैन को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, एक वैल्यूएबल तरीके से उसको देखा जाता है कि हाँ भाई कोई जा रहा है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है साहिब जी की तरफ से, अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं कि आप जैसे इसका बोलना था कि सर सभी को मतलब मैचेस के टाइम पे प्रेशर सभी को आता है, लेकिन आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपके मन से वो प्रेशर की थ्योरी चेंज कर दी कि वो एक पॉजिटिविटी में बदल गया? नहीं देखो, वैसे तो आज का अपना टॉपिक ही प्रेशर के ऊपर ही है और अपन इसके ऊपर आधे घंटे का पूरा टाइम इसके लिए लिया हुआ है। मेरे लिए मैं बताऊं कि मेरे को 2009 के बाद में मैच प्रेशर आना ही बंद हो गया। उसके बाद मेरे को कभी मैच प्रेशर या डर मेरे को लगा ही नहीं कभी शूटिंग में। इतने बड़े मैच मैंने एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप्स, नेशनल चैम्पियन बना कई बार क्या लगातार 8-9 बार बना उसके बाद में मैं। तो मुझे कभी डर नहीं लगा।
मैं जो भी मेरे को शॉट मारना होता था मैं बोल के मार देता था कि हाँ यहाँ तक ऑलमोस्ट मारूंगा मैं, मेरे को अपनी कैपेबिलिटी पता होती थी कि मैं इतना कर सकता हूँ, उतना मैं बोल के मार देता। मुझे कभी उस चीज़ ने विचलित नहीं किया ज़िंदगी में, क्योंकि आपको डर किसी भी चीज़ से, मैच प्रेशर या किसी भी टाइप के किसी भी और अन्य चीज़ से डर तभी तक रहता है जब तक आप उस डर को जानते नहीं हैं। जब आपका डर से इंट्रोडक्शन हो गया और आपने उस चीज़ को समझ लिया कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या और ये कैसे काम करती है, तो उसके बाद डर खत्म हो जाता है। हाँ, डर एक सोच है और कुछ भी नहीं है, एक सोच है, जस्ट ए थॉट है ना। ये जो जितनी भी अदृश्य चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। उनको जान लो, पहचान लो, उनसे दोस्ती कर लो, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपकी मदद करना शुरू कर देती हैं वो चीज़ें। जैसे सर आपके 2009 के बाद आपको इस तरह का प्रेशर, मैच प्रेशर, ये चीजें बंद हो गई थी, तो क्या इसके पीछे कोई इंसिडेंट था या फिर आपने इतनी मैच्योरिटी गेन कर ली थी, या किस तरह से एकदम से ये सारे चेंजेस हुए? नहीं, कुछ नहीं, मैं मतलब इंसिडेंट तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि वो जैसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, वैसे ही मुझे भी मेरे गुरु ने इस चीज़ का वो एक पाठ पढ़ाया था उसी दिन। पीएपी रेंज जालंधर के अंदर में था उस टाइम पे, 53rd नेशनल चैम्पियनशिप चल रही थी। उससे पहले मैं इंटरनेशनल वो मेडल ले चुका था जूनियर्स के अंदर, और इसके अंदर साउथ एशियन गेम में श्रीलंका में 2 गोल्ड 1 सिल्वर जीता था मैंने। जूनियर होते हुए सीनियर में मेडल लिए थे, लेकिन नेशनल चैम्पियन नहीं बना था। जूनियर में बन गया था लेकिन सीनियर में नहीं बना था, और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि नेशनल चैंपियन सीनियर में इतना जल्दी बन जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज शूटर्स थे पुराने, जो 20-20 साल से शूटिंग में अपना कब्जा जमाए हुए थे, तो हमारे जैसों का कहीं नंबर नहीं था। तो मैं मैच करके आया था और 577 का स्कोर हुआ था। पेपर टारगेट पे उस टाइम पे मैच होते थे नेशनल में। तो मैं मेरे गुरु के पास में आया तो और उनको बोला कि भगवान, मेडल लेने का तो मन है सीनियर कैटेगरी में, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है कि मेडल लूँगा करके। तो उन्होंने मुझे एक लेक्चर दिया था, आधे घंटे का टाइम था हमारे पास, फाइनल स्टार्ट होने वाला था। आधे घंटे का लेक्चर दिया और मैं इतना कॉन्फिडेंट था और मेरे को इतनी क्लैरिटी से वो चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं उनको ये कह के गया था कि भगवान, अगर आज गोल्ड मेडल नहीं लेके आया तो ज़िंदगी में पिस्टल को हाथ नहीं लगाऊंगा, शूटिंग ही नहीं करूँगा। वो बोले कि यार ऐसा नहीं बोलते हैं कि कभी एक्सीडेंटल भी हो जाता है, पिस्टल ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो क्या पता तू ना भी ले पाए। तो मैंने कहा ना, पिस्टल ख़राब हो जाएगी इसका मतलब किस्मत ख़राब हो जाएगी, तो इसका मतलब किस्मत साथ नहीं है, तो फिर हमें वो काम करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। पिस्टल ने साथ दिया और सब कुछ ठीक रहा, 100% मेडल लेके ही आऊँगा, खाली हाथ नहीं आऊँगा। 103.9 का फाइनल, हाँ उस टाइम पे ये बात है 2009 53rd नेशनल की है। और चैंपियन ऑफ चैंपियन का जो टाइटल होता था पहले, जो टॉप 8 लोग होते थे, लड़का लड़की दोनों मिला करके, और उसका एक चैंपियन ऑफ चैंपियन होता था, वो भी मैंने वहाँ पहली बार जीता था। और 103.9 का फाइनल उस टाइम पे उस नेशनल के अंदर अंजलि दीदी ने, अंजलि भागवत, उन्होंने राइफल का मैच जीता था, उनका भी 102 पॉइंट समथिंग का फाइनल था, और मेरा सिर्फ एक 9.9 था उस पूरे मैच में, और पूरे 10x थे सारे के सारे। हाँ, तो ये होता है मतलब, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपके दिमाग से वो चीज़ खत्म होगी। आपको किसी भी आदमी ने किसी के बारे में ऐसा गाइड कर दिया कि यार फलां आदमी तो तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब उस आदमी से मिले या जब उस आदमी का कोई आपने काम एक्शन कुछ देखा और आपको लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा सज्जन आदमी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, तो वो 1 मिनट में आपकी गलतफहमी खत्म होगी। वैसे ही ये मैच प्रेशर का सीन है, ये भी आपको जिस दिन एक्चुअल कहानी समझ में आएगी, आज मैं ख़त्म करूँगा पक्का इसको, और उस दिन ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है ये। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरी स्क्रीन पे सर राहुल बख्शी की तरफ से एक क्वेश्चन आया है। जी सर, माय क्वेश्चन इज हाउ टू कोप अप विद criticism during a player's downfall time, and did sir had any kind of criticism during his downfall if he had, कि आपके टाइम में आपके पास आपके ऊपर कोई डाउनफॉल आया तो उससे कोप अप कैसे किया जाए, और क्या आपके ऊपर ऐसा कभी हुआ है तो आपने कैसे उस पर विजय पाई है? देखो ऐसा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसका। क्या नाम बताया बच्चे का? राहुल बख्शी। राहुल बख्शी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिटिसिज्म, और जब अपन डाउनफॉल के अंदर और जब अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है उस टाइम पे
मतलब लोग बोलते हैं, मानता हूँ मैं, ये फिल्म स्टार्स जो है इनकी ज़िंदगी में भी ये काफ़ी चीज़ें आती हैं और स्पोर्ट्समैन के भी ज़्यादा आती हैं, आती नेताओं के भी हैं, आज पावर में कल नहीं होता है, सभी के आती हैं, लेकिन ये दो लोग इसमें सबसे ज़्यादा रगड़े जाते हैं, खिलाड़ी और ये फिल्म वाले एक्टर। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली देखिए कि ज़िंदगी को बड़े ही अच्छे ढंग से और शांतिप्रिय तरीके से अगर आपने जीना है तो आपने आनंद लेना छोड़ना पड़ेगा, है ना। हर आनंद की एक कीमत होती है, वो चुकानी पड़ेगी। आप अगर गोल्ड मेडल की खुशी मनाओगे ना तो बेटा जिस दिन गोल्ड मेडल नहीं आएगा उस दिन आपको दुख भी मनाना पड़ेगा। तो मोस्टली मेरे को जब से ये चीज़ें समझ में आ गई तो उसके बाद में मैंने ना तो मेडल की खुशी मनाई मिलने की और ना मिलने की मनाई। मैं जैसा था वैसा ही रहा। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आप जब टॉप के शूटर रहे हो, आप कई साल तक नेशनल चैंपियन रहे, इंटरनेशनल मेडल्स लिए, तब भी आप ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हो, आप में कभी कोई चेंज क्या बोलते हैं उसको, घमंड, प्राउड या कुछ आदमी की जो होती है ना कुछ सक्सेस कुछ मिलने के बाद चाल चेंज हो जाती है, तो बोला वो हमने नहीं देखा कभी भी। तो मैंने कहा यार वो क्या औकात है किसी की कि वो अपने अंदर पाल ले और उसको मतलब परमानेंट रख ले, कभी कोई नहीं रख सकता। हर आदमी का डाउनफॉल आएगा, जैसे दिन और रात होगा, सर्दी गर्मी आएगी, बरसात सूखा रहेगा, वैसे ही आदमी अप और डाउन भी रहेगा 100%, ये मान के चलिए। तो मैं अगर अच्छे को नहीं भोग रहा हूँ, उसमें अपना भोगता भाव नहीं रख रहा हूँ कि भाई मैं उस चीज़ को जो है मैंने किया है, मैं मेरे वाली वो चीज़ मेरे को फील ही नहीं है कि ये मैंने किया है, उसकी मर्जी थी ऊपर वाले की, मैं माध्यम हूँ, मुझे ज्ञान मिला, मुझे ये कर्म क्षेत्र मिला, ये भूमि मिली, मैंने अपना काम किया है, काम खत्म। मैं कौन होता हूँ उसकी खुशी भोगने वाला या उसकी खुशियाँ मनाने वाला। तो आप खुशी नहीं मनाओगे तो दुख भी नहीं मनाओगे, खुशी से परे हो तो दुख से भी परे हो, है ना। लोग करेंगे, लोगों का काम है करना, वो लोग करेंगे जो बुद्धू हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वो आपको मतलब अप डाउन के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेवियर करेंगे, करने दीजिए उनको, उनका काम है। आप तो फिट रहिए अपने अंदर, आप अपना दिल अच्छा रखिए, दूसरे को छोड़ दीजिए कि दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है। राहुल बख्शी जी, शायद आपको अपना आंसर मिल गया होगा। सर ने बहुत ही अच्छे से एलाबोरेट किया है कि जो लोग बोलते हैं उन पे ध्यान न देते हुए अपने कर्म पे ही विश्वास रखे, अपना कर्म करे जाए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पना बुगरा की तरफ से। किसकी तरफ से? पना की तरफ से। पना, हाँ जी बोलिए। कि कुछ लोग बोलते हैं कि शॉट चलाते गेम फोकस रहना चाहिए, लेकिन जब हम फोकस करते हैं तो वो शॉट ठीक नहीं जाते, और अगर हम फोकस नहीं करते, साइड पे साइड मिलती है तो वो शॉट करेक्ट लगता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब साइड पे साइड मिलती है तो एक्स जाता है। मतलब पना बोलना चाह रही है सर कि लोग बोलते हैं कि हमें फोकस रहना चाहिए अपने गेम के टाइम पे जी, लेकिन जब हम ज्यादा ही फोकस करते हैं तो हम उसमें फंसते चले जाते हैं। नहीं। लेकिन हाँ आगे बताइए। जब हम फोकस नहीं कर रहे होते, सिर्फ साइटों पे ही होते हैं कि साइड से साइड खुद ही आगे मिलती है, हम शॉट चलाते हैं और वो करेक्ट जाता है। हाँ तो यही तो है शूटिंग। जबरदस्ती फोकस करने को किसने बोला? जबरदस्ती फोकस नहीं करना है, लोग बोलेंगे बोलने दीजिए, आप नेचुरल रहिए, साइटों पे फोकस रखिए, लेकिन ऐसा आर्टिफिशियल फोकस नहीं रखना है कि उससे आप डिस्टर्ब हो जाएं। डिस्टर्ब नहीं होना है, है ना। साइट के साथ दोस्ती करनी है और उसके साथ में एक फ्लो में बहना है ना, उससे जुड़ाव रखना है। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं करना है, ज़बरदस्ती हासिल करोगे वो मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ को हासिल करने में। उस चीज़ उससे मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाओ, कोऑर्डिनेशन बिठा करके उसके बाद साइट के साथ चलो। आपके साथ साइट चिपक जाएगी। आपको अपनी आँख साइट पे चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी साइट आपकी आँख से चिपक जाएगी। ठीक है बना? वेलकम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है गर्वित की तरफ से कि ऐसा माना जाता है कि एक प्लेयर अपना एवरेज मारता है, हाँ, तो उसे कैसे कंट्रोल करे कि अगर फर्स्ट 4-5 सीरीज 95-96 की गई है और लास्ट की 2 सीरीज में 90-91 भी नहीं पकड़ा जाता? हाँ बिल्कुल, आदमी का कंफर्ट जोन होता है हर आदमी का एक, कि मैं कितने का शूटर हूँ, कितना मारूंगा। तो चाहे वो पहला कार्ड 100 का मार ले, चाहे लास्ट कार्ड 100 का मार ले, चाहे पहला 90 का मारे, चाहे आखिरी का 90 का मारे, उसने मारना उतना ही है। ये आपका एक कंफर्ट जोन है। आपने अपने आप को कंफर्ट कर दिया कि मैं इतना स्कोर करूँगा, तो आप अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं पहुँचते हैं। तो इस कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा आपको,
तब जा करके आप इससे आगे निकल पाएंगे। आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि मैं इतने का शूटर हूँ, इतना मारूंगा, मैं कितना भी मार सकता हूँ, ये चीज़ को मान करके चलिए। हाँ, लेकिन इसके दोबारा वो किया है सर, स्क्रीन पे ही है कि लेकिन आमतौर पे ये होता है कि सर अगर हम 95-96 की सीरीज चला रहे हैं तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारे में काबिलियत नहीं है। नहीं, काबिलियत पूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मेंटल की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ प्रेशर है, आपका प्रेशर होता है, और एक होता है कंफर्ट जोन। अगर अपन अपनी देसी भाषा में बोले ना तो हर आदमी की एक औकात होती है, वो अपनी औकात में आएगा ही आएगा घूम फिर के, चाहे वो पहले अच्छा कर ले चाहे बाद में अच्छा कर ले। इसमें कोई भी हो, 10 साल का बच्चा भी हो सकता है और 100 साल का बुढ़ा भी हो सकता है। जिसने जैसी औकात मेंटली अपनी बना ली, अपनी इमेज बना ली, वो वहीं आएगा घूम करके। इट्स कॉल्ड सेल्फ इमेज, है ना। अंग्रेजी में साइकोलॉजिस्ट की भाषा में अगर मैं कहूँ तो इट्स योर सेल्फ इमेज, कि आप अपने आप को इतना बड़ा आंकते हो कि मैं जी कहाँ था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौर्य राघव की तरफ से। सर, व्हाट टू डू व्हेन वी आर नॉट एबल टू स्लीप बिफोर आवर मैच? क्या चीज, दोबारा बोलिए। शौर्य राघव की तरफ से एक क्वेश्चन आया है सर। हाँ सर, व्हाट टू डू व्हेन वी आर नॉट एबल टू स्लीप बिफोर आवर मैच? मैच से पहले नींद ही नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल पता है मेरे को, मैंने पिछली क्लास के अंदर ही इनको मेरा पिछला वीडियो दिखा दो कि मैच से पहले नींद क्यों नहीं आती है। और दूसरा, अभी हम थोड़ी देर बाद में इसी के ऊपर टॉपिक पे चलने वाले हैं। ये भी मैच प्रेशर का ये एक सिम्टम है, ये एक ही बीमारी के सारे सिम्टम हैं धीरे धीरे। ये जो 95 की सीरीज चलते चलते एक 90 का मार देना, ये भी उसी मैच प्रेशर का पार्ट है। रात को नींद नहीं आना पहले दिन, वो भी मैच प्रेशर का ही पार्ट है। और भी कई सारे लक्षण हैं इसके, किसी को पेट में गुड़गुड़ होता है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, बहुत सारे लक्षण हैं। मैं बताना नहीं चाहूँगा, नहीं तो वो शुरू हो जाएंगे। कॉज का पता चलते वैसे ही कॉज आने शुरू हो जाते हैं, है ना। या और अभी एक लड़का है सर, वो हमारे पास जुड़ नहीं पाया, लेकिन उसका एक क्वेश्चन था कि स्कैट कितना इम्पोर्टेंट है पिस्टल शूटिंग में? स्कैट ट्रेनिंग कितने इम्पोर्टेंट है? किस लेवल का बच्चा है? ट्रायल्स दे रहा है सर। तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक 580 नहीं मारता है तो स्केट वगैरह ये सब कुछ तामझाम कोई भी ज़रूरी नहीं है। पहले अपनी बॉडी जितना दे सकती है पहले उतना पूरा ले लो, उसके बाद ये सब जो बाहर के आडंबर है ना, ये तब ज़रूरत है ना। स्केट अभी थोड़े दिन पहले ही बना है, इससे पहले क्या ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं बने थे, उससे पहले क्या बहुत तगड़े ऐसे ऐसे स्कोर गए हैं कि वो आज नहीं लग रहे हैं लोगों से। स्केट से पहले भी तो मारते थे। ये तो कंपनियों ने आजकल ये बना दी चीज़ें, है ना। आज वाले फ़ोन के अंदर सेल्फी के लिए आगे से कैमरे की वो एक पत्ती निकलती है, उससे सेल्फी सामने से ले लेते हैं। क्या वो नहीं निकलता था 5 साल पहले? तब पीछे से घुमा करके लोग सेल्फी नहीं लेते थे, है ना। तो ये कंपनियों के झांसे में नहीं आना है। पहले अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाओ, उसके बाद इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मानता हूँ स्केट से 2-3 चीज़ों की अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, और ट्रेनिंग क्या हो जाती है, अपने को पता चल जाता है, वो अपने को दिखा देता है। आज का बच्चा, आज की जनरेशन जो है वो फैक्ट मांगता है कि ऐसा करूँ तो क्यों, तो उसको क्यों का जवाब देने के लिए कंप्यूटर पर पढ़ लेता है। इसलिए उसके दिमाग के कीड़े मर जाते हैं कि भाई मैंने कंप्यूटर पर पढ़ लिया, कंप्यूटर ने ऐसा बोल दिया। बाप की नहीं मानेंगे लेकिन कंप्यूटर की पक्का मान लेंगे, है ना। तो वो कहानी है। इसलिए इसको एक बार छोड़ दीजिए, फालतू के इस चक्कर में ना फंसें। जब 580 का स्कोर लगने लग जाए और राइफल के अंदर 595 लगने लग जाए, उसके बाद आप स्केट के बारे में सोचिए, है ना। सर, अभी एक क्वेश्चन आया इधर लव्या की तरफ से कि अच्छा खेलते टाइम हमारे ऊपर डाउनफॉल आ जाता है, लेकिन ऐसा क्या करें कि हम इस डाउनफॉल से जल्दी निकल पाएं? अच्छा खेलते हुए डाउनफॉल आ जाता है? यस, कि आप कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करते हुए आप कंटिन्यू अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कुछ एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जैसे मानना जाता है कि मतलब हमारी भी जैसे कोचेस भी क्या सोचते हैं कि ये सभी के साथ होता है, तो सभी के साथ होता है, तो इससे निकले कैसे? मतलब एज सुन एज पॉसिबल इससे बाहर कैसे जा सकते हैं? सपोज करो कि आप इसमें घुसे ही नहीं, तो कितना अच्छा होगा, निकलने की जरूरत ही नहीं है। यस सर, ये भी राइट है। अगर डाउनफॉल ही नहीं आए किसी का,
तो डाउनफॉल से निकलने का ज़रूरत क्या है किसी को? गड्ढे में ही मत गिरो ना। गड्ढे में ही नहीं गिरोगे तो बाहर निकलने के लिए सीढ़ी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जी तो मैं अभी थोड़ी देर में 2-4 मिनट और उसके बाद यही बताने वाला हूँ कि गड्ढे में कैसे ना गिरा जाए। डाउनफॉल ही नहीं आएगा ज़िंदगी में कभी किसी भी फील्ड के अंदर, ओके। है ना। तो आज की जो बात की आधे घंटे की क्लास होने वाली है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो बिल्कुल। सभी जुड़े रहें। बिल्कुल। उसके बाद सर एक जनरल क्वेश्चन है कि एक ऐसा प्लेयर जो कंटिन्यूअसली ट्रायल दे रहा है, जिसने अभी ट्रायल देना स्टार्ट ही किया है, तो उसका जो ट्रेनिंग टाइम है वो जनरली कितना रहना चाहिए? 4 से 5 घंटे, 6-7 घंटे या फिर 2 घंटे? देखो, क्वालिटी से ट्रेनिंग कीजिए। आजकल मैंने काफ़ी बच्चों को देखा हुआ है ट्रेनिंग करते हैं लेकिन एक हाथ में पिस्टल उठाई हुई है, दूसरे के अंदर मोबाइल चल रहा है, फिर कभी कान में टूटियाँ लगा के गाने सुन रहे हैं, है ना। तो वो कोई प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे से आप 12 घंटे खड़े रहो रेंज के ऊपर, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर क्वालिटी की ट्रेनिंग आपने की तो आपकी 2 घंटे की ट्रेनिंग भी गुड इनफ है कि स्कूल का जो बच्चा है, पढ़ रहा है, जिसको स्टडी भी करनी है और बाकी खेलना भी है, मस्त भी रहना है, अपने बचपन को भी जीना है, तो 2 घंटे प्रैक्टिस भी गुड इनफ है। लेकिन क्वालिटी वाला होना चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटे में से 1 घंटा आपने गप्पे सप्पे मारने में, दोस्तों से मिलने में लगा दिया, 10 मिनट आपने पिस्टल को लाइन पे सेट करने में लगा दिया, इस चीज़ के अंदर टाइम वेस्ट कर दिया, और आके 10 मिनट व्हाट्सएप पे लगे, 5 मिनट फेसबुक के ऊपर, और घंटे हो गए 4 रेंज के अंदर। लेकिन पिस्टल आपके हाथ में रही 30 मिनट, तो वो वैसे वाली प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे आप कितनी भी कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्वालिटी ट्रेनिंग अगर आपने करनी है तो 2 घंटे भी इनफ है एक नए बच्चे के लिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जी, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर भूमि की तरफ से कि क्या करें जब हमारी मैच की टाइमिंग या तो सुबह 7 बजे हो, 12 बजे हो, 3 बजे और 7 बजे, तो हम अपना खाना कैसे मैनेज करें? क्योंकि ये सारे टाइम ही ऐसे हैं कि ना तो सर ब्रेकफास्ट का टाइम है ना लंच का टाइम है। समझ गया मैं। इस टाइम में हम कैसे मैनेज करें? देखो, उसके लिए बेटा ऐसा है कि अभी तो आपको यहाँ, आप इंडिया में ही हो, मैंने अराउंड 40 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, तो हर कंट्री के अंदर जब जाते थे तो यहाँ दिन होती थी, वहाँ वो जाते थे, फिर वापस से दिन ही होता था। सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से फ्लाइट में बैठते थे तो वहाँ उठते फिर अर्ली मॉर्निंग ही मिलता था, है ना। तो टाइमिंग का चक्कर वहाँ ज़्यादा जा करके पड़ता है। नींद नहीं आती थी, खाने का भी बेढंगा टाइम होता था। अगर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अगर अपन सोना उठना कर लें वहाँ जा कर के भी, तो खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। और 1-2 दिन कर लें तो, लेकिन 8-10 दिन के बाद में वो सिस्टम, बॉडी जो है, बॉडी क्लॉक जो होता है आदमी का, वहाँ के अकॉर्डिंग सेट होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को आपने मैनेज करना पड़ेगा। वो किस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग भी उसी ढंग से करो। कभी सुबह 7 बजे स्टार्ट कर दो, कभी रात को 9 बजे स्टार्ट कर दो। आजकल तो एयर पिस्टल, आजकल जब हम लोगों ने शूटिंग स्टार्ट किया था तो नेशनल में 200-400-500 एंट्रियाँ होती थी। आजकल 5-5 हज़ार एंट्री होती हैं नेशनल के अंदर, 10-10 दिन। अभी पिछली बार 27-28 दिन मेरे ख्याल से नेशनल चला है ना। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि प्रैक्टिस का अपना टाइमिंग ही ऐसा रखें। किसी दिन अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, किसी दिन रात को 10 बजे भी प्रैक्टिस करें, 8 से 10 करें, है ना। तो वो टाइमिंग वैसा रखिए, और उसके अकॉर्डिंग आप जैसे जब भूख लगे तब खा लो हल्का फुल्का, है ना। और शूटर जो कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर वो प्रॉपर थाली लेकर के बैठेगा तभी होगा। कई बार उसको 6-6 घंटे भी नॉर्मल हल्के फुल्के स्नैक्स के साथ में, स्प्राउट के साथ में, फ्रूट्स के साथ में 8-10 घंटे निकालने पड़ जाते हैं, क्योंकि हैवी पूरा लंच ब्रेकफास्ट कर नहीं सकता, क्योंकि मैच खेला, अभी मैच के 4 घंटे बाद फाइनल है, तो 4 घंटे में भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो मुझे 4 घंटे फिर वैसे ही हल्के फुल्के पे रहना है, फिर जा कर के फाइनल खेलना है। तो ये तो चलता रहेगा लाइफ में, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मैच में ये जो कंडीशंस आती हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये चैलेंज आपके लिए नहीं, सबके लिए है। तो इसको नॉर्मल तरीके से लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जी, थैंक यू सर। और अभी एक क्वेश्चन मेरा है सर, अपना पर्सनल जी। वो क्या है कि मैंने पिछले आपका एक सेशन सुना था, उसमें आपने एक स्टोरी सुनाई थी जो कि आप रूम पे थे, सो रहे थे, आपको पता भी नहीं लगा, और मैच का टाइमिंग स्टार्ट हो गया था। सनी थॉमस सर का आपके पास कॉल आया कि कहाँ हो। तो वो स्टोरी मैं चाहता हूँ आप बच्चों को सर एक बार जरूर सुनाएं। अच्छा, ओके, ठीक है, ये भी सुनाएंगे अपने एंड में। और बताइए। बस सर मैक्सिमम तो बच्चों के सेशन क्वेश्चन ओवर हो गए हैं। Okay. और
शायद हमें लगता है अब वो स्टार्ट करना चाहिए हमें अपना फियर मैनेजमेंट। बिल्कुल, ओके, थैंक यू वेरी एक मच। बार हम डिस्कनेक्ट करेंगे क्योंकि हाँ। जूम ऐप का जो टाइमिंग है वो टाइम लिमिट खत्म हो रही है, और दोबारा से फट से एक बार सारे जी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, डन डन डन, थैंक यू। जी श्योर श्योर सर। ओके, तो जूम वाले रेस्ट पे गए हुए हैं, अभी अपन फेसबुक वाले बच गए। तो बताइए आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन। मैं देख लेता हूँ यहाँ से किसी का है तो। होल्डिंग करने में कितना वेट यूज़ कर और कितना देर तक होल्डिंग कर सकते हैं और इसके बाद ड्राई फायर कर सकते हैं क्या? होल्डिंग करने में उतना ही वेट यूज़ कीजिए जितना वेट की पिस्टल होती है, एक्स्ट्रा अपने को वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सर प्लीज़ टेल अबाउट सम एक्सरसाइज फ्रॉम विच वन कैन इम्प्रूव आवर कंसंट्रेशन एंड फोकस। योगा कीजिए भाई, कंसंट्रेशन अगर इम्प्रूव करना है बैठ जाइए शांति से बंद कमरे के अंदर और अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। जैसी सांस अंदर आ रही है तो उसको महसूस कीजिए, बाहर जा रही है तो उसको महसूस कीजिए कि जब सांस लेता हूँ तो नाक के यहाँ दोनों ये जो गेट है यहाँ पे ठंडी महसूस हो रही है, बाहर निकालते हैं गर्म महसूस हो रही है। सिर्फ इसको महसूस करते रहिए, बंद आँखों से अपनी सांसों को सिर्फ देखते रहिए। लंबी प्रैक्टिस करते करते थॉटलेस होने लग जाएंगे, सिर्फ सांस पे ध्यान लग जाएगा। कंसंट्रेशन क्या है? किसी भी चीज़ में ध्यान लगा लेना। आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं भटकता और थकते भी नहीं हैं, लेकिन वही कोई आपको बिना इंटरेस्ट वाली कोई क्लिप दिखाने लग जाओ, आधे घंटे की दिखा दो, बोर हो जाओगे, है ना? क्यों हो जाते हो? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है उसको, आप जुड़े नहीं उससे, आत्मसात नहीं हुए उस चीज़ से। तो इसलिए वो जो बोरिंग वाली चीज़ है, कंसंट्रेशन नहीं बनना है, वो तभी तक होगा जब तक आप उससे जुड़ नहीं रहे हो। तो आप उसको अपना लो उस चीज़ को, आपको मज़ा आने लग जाएगा, आपका ध्यान ही नहीं भटकेगा वहाँ से, ईजी हो जाएगा। बाकी आपको एक्सरसाइज मेंटल तो करनी ही पड़ेंगी। सर टेक्निकल ट्रेनिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग एंड मेंटल ट्रेनिंग करंटली इन टेक्निकल ट्रेनिंग आई डू फिगर ए ड्रिल एंड साइड अलाइनमेंट होल्ड और 1 आवर शुड आई डू एनी कहाँ गया एनी अदर ड्रिल अलॉन्ग विद दिस? नो, गुड इनफ है, करते रहिए। सर जी जब साथ चलाता हूँ शुभम चौहान तो साइड क्लियर हो जाती है पर बॉडी रिलैक्स होती है, पूरी बॉडी रिलैक्स होती है और उस टाइम फायर नहीं कर पाता, और जब साइड धुंधली हो जाती है तब बॉडी मूवमेंट करने लगती है और तब फायर होता है। सर जी उस शॉट की टाइमिंग भी ख़राब, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। यस मुझे पता है ज़्यादा होती है, वो क्यों होती है अपन उसी पे बात करने वाले हैं। प्रैक्टिस कितना आवर्स करना चाहिए? क्वालिटी ट्रेनिंग है तो 2 से 4 घंटे इनफ है, और क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं है तो 24 घंटे पिस्टल हाथ में लिए रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके, एक सेकेंड। सॉरी मैं बेस्ट होल्डिंग के बाद ही शॉट अच्छा नहीं जाता है सर, प्लीज़ बताएं। होल्डिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन शूटिंग। होल्डिंग कैसी होगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छी हो या बुरी हो। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरे को आवाज़ आ रही है। ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, नो प्रॉब्लम। हमारे पास 2 क्वेश्चन और आए हैं। ओके जी, बताइए जल्दी। जी सर, ये क्वेश्चन पूछा है डोनल ने कि अगर मैच से आधा घंटा पहले तक हम अपने सारे काम फिनिश कर चुके हैं, ड्राइव एक्स्ट्रा आधा घंटा जो बच गया है, हाँ। उस टाइम पे हमें बहुत सारे थॉट आते हैं, अपने आप से एक फियर क्रिएट होता जाता है। शायद आपका बाद वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आप इसको क्लियर कर देंगे। बिल्कुल, अभी क्लियर कर तो, देंगे, बिल्कुल।
जी जी जी। और ये सर, थैंक यू सर। और डोनल, आपका जो क्वेश्चन है वो तब क्लियर कर दिया जाएगा जी अभी अभी 2 मिनट में। टॉपिक में। जी। जी और सो सर एक क्वेश्चन और आया है कि मैच से पहले जैसे आपके फ्रेंड वगैरह हो गए या कोई आपके साथ ट्रेनीज हैं, हाँ। वो क्या करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं या मजाक करते हैं, लड़के आज तो बहुत अच्छा मारेगा, आज तो ये करेगा, आग लगा देगा, तो उस चीजों से कैसे बचा जा सकता है या उनको इग्नोर करने का क्या तरीका होता है? ये टैक्टिस है आपको डाउन करने की, इस पार्ट ऑफ गेम ऑल्सो। मैच से पहले दूसरे को डिस्टर्ब करना, दूसरे को डाउन कर देना, ये टैक्टिस है। लेकिन एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कभी भी ये नहीं करेगा। लेकिन ठीक है, कुछ नैरो माइंडेड होते हैं, ऐसे भी करते हैं ऐसा। उसके लिए ये है कि आप उनके टच में ही मत आओ। कीचड़ में जाओगे, कीचड़ लगेगा, उसका कोई तरीका नहीं है कि आप पैरों में पन्नी पहन करके ये जो आजकल कोरोना वाली किट मिल रही है, ये किट पहन करके कीचड़ में उतर जाओ तो आपके कपड़े पे कीचड़ नहीं लगा, लेकिन फिर भी हो तो कीचड़ में ही, है ना। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो, भला हो जाएगा, बाबा की कृपा आनी शुरू हो जाएगी, है ना। ये सौम्या शर्मा का क्वेश्चन है, सर वर्ल्ड टॉप शूटर्स में और हमारे में क्या फ़र्क है, जबकि हम उनसे ज़्यादा ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रेनिंग कौन कितनी करता है। चैम्पियन होता है या चैम्पियन नहीं होता है, फेलियर और जो पास होने वाला है वो सिर्फ यहाँ से होता है, दिमाग से। इतना ही फ़र्क है आपके अंदर। उनको पता है मैच में जाने से पहले, चैम्पियन को पता होता है कि उसको जीत के ही आना है, और आप लोगों को लक में रहता है कि जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो भी चलो कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा है ना। तो इसको सबसे पहले यहाँ से पहले जीतना पड़ेगा सौम्या, उसके बाद आप जीत सकते हो। तो जब तक आप मेंटली नहीं जीते तब तक फिजिकली नहीं जीत सकते। ओके, तो अभी अपन आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, मैच प्रेशर वाले के ऊपर, जो कि अपना मेन मुद्दा है फियर मैनेजमेंट के बारे में, कि फियर कहाँ से आता है, क्या आता है। तो किसी भी चीज़ का जो डर होता है आदमी को, अज्ञान जो है, वो अपने को तभी तक रहता है, डर तभी तक रहता है जब अपने को, हम उस चीज़ के बारे में अज्ञानी हैं, अपने को ज्ञान नहीं है ना। तो सबसे पहले अपन फियर कम कैसे करते हैं, ज़्यादा कैसे करते हैं, इसके साथ कैसे काम करें, उस पर बाद में जाएंगे। हम सबसे पहले इसको जानेंगे कि फियर होता क्या है, डर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, तो है ना। महर्षि वशिष्ठ के पास में एक गाय थी, कामधेनु, और वो कामधेनु गाय इतनी मतलब शुभ थी और इतनी उसको, वो किसी के भी पास होती तो उसका भाग्य इतना खुल जाता था कि उस आदमी को किसी की कमी नहीं आती थी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जो विश्वामित्र थे, वो राजा थे, क्षत्रिय थे, और वो ऐसे थे कि बड़े अच्छे राजा थे, बड़े नामी राजा थे और अच्छे काम भी करते थे। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो इतने बड़े राजा हो गए और इतना उनके अंदर एक चीज़ थी कि उनको जो चीज़ पसंद आ जाती थी वो उसको हासिल कर लेते थे, चाहे लड़के लेना पड़े, चाहे मांग के लेना पड़े, कैसे भी वो चीज़ उनको चाहिए। तो किसी ने अब उनको कहा कि कामधेनु गाय जो है उनके पास में है, क्या नाम, अपने महर्षि वशिष्ठ के पास में, तो वो आप ले लो तो आपके तो 4 चांद लग जाएंगे। तो वो उनसे गए लेने के लिए, मांगी, नहीं दी तो युद्ध किया। युद्ध में उनको वशिष्ठ ने उनको हरा दिया, राजा को। तो अब उन्होंने सोचा कि यार मैं क्या करूं। फिर उनको किसी ने बताया कि आप इसीलिए हारे कि उनके पास में ये गाय है, ये गाय जिसके पास होगी वो कभी युद्ध हार ही नहीं सकता। और पहले वाले राजाओं को तो सिर्फ युद्ध हारने की, जीतने की चिंता रहती थी, और उनको कोई ये तो था नहीं कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, है ना। तो अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव की भक्ति की और शिव ने उनको धनुर्वेद का ज्ञान दिया, धनुष विद्या का, ठीक है, यही एक ज्ञान होता था। अब उस ज्ञान के अंदर उनका जो धनुर्वेद करके एक ग्रंथ लिखा हुआ है, उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में अपने को ये पता चलता है कि ये फियर कहाँ से आता है इस अपने वाले गेम में। उस आर्चरी को, उस तीरंदाजी को मैं अपने शूटिंग में अप्लाई करता हूँ, और वहाँ भी इस चीज़ का जिक्र है कि जब मुझे ये डर सताने लग जाए कि मेरा जो तीर निशाने पे लगेगा या नहीं लगेगा, मैंने जो तीर चलाया है वो क्या पता उनको लगे या ना लगे, उनका आके मेरे को लग जाए, तो मैं इसको कम कैसे करूं, ठीक है। तो ये आज का नहीं है, ये कई हजारों साल पहले का क्वेश्चन है। आपके अंदर भी नेचुरल सी बात है, आएगा, आना ही है। तो अपन इसको अभी अपन ठीक करते हैं। तो उस ग्रंथ के अंदर ये चीज़ समझाई हुई है कि
लोग आज की जो मैं अभी स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, अगर दो तरीके के जवाब मैं दे सकता हूँ। एक तो आज वाला कि जो आज के साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं और जो मेंटल ट्रेनर समझाते हैं, ऊपर ऊपर से मैं आपको 10 तरह के टिप्स या फंडे दे दूंगा कि आप 2-2 शॉट का मैच खेलिए, 3-3 शॉट का मैच खेलिए, पहला शॉट मम्मी के नाम का, दूसरा शॉट पापा के नाम का खेल लीजिए, आप 3 शॉट का मैच चलाइए, 3 में से एक 10 के लिए चलाइए, है ना, 3 में से एक 10 लगा लो, ये गोल बना लो, छोटे गोल कर लो, बड़े गोल कर लो, ग्राफ बना लो, कैसे भी करके आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आज की जो अंग्रेजी दवाइयाँ आती हैं उनकी तरह हैं, उस बीमारी को दबा देते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो देसी दवाई होती है वो क्या करती है, बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, ना कि उस बीमारी को दबाती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे इस यहाँ पे। और वैसे अगर आजकल वाले ये जो इंग्लिश की किताबों में जो इसके सॉल्यूशन लिखे आते हैं, बड़े बड़े विदेशी राइटर हैं, वो अगर जवाब किसी को चाहिए तो मेरे को बता देना, वैसे वाले भी देते हैं, लेकिन उनसे कभी भला नहीं होने वाला। वो ऊपर ऊपर की पॉलिश है आपकी, नीचे कचरा वैसे ही जमा रह जाएगा दिमाग में और दिल में। तो अभी क्या है, उसके अंदर जो इस चीज़ का जवाब दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ये जो भी जिस भी प्रकार का डर है आपके अंदर, पहले उस डर को समझना पड़ेगा कि वो डर कहाँ से आया, कैसे आया और वो डर क्या है, किस वजह से है। तो उस वजह को जानने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि आज की साइंस बोलती है कि दिमाग सोचता है, दिल कुछ नहीं सोचता है। लेकिन ये हजारों साल पहले की किताबों में, ग्रंथों के अंदर भी लिखा हुआ है कि मेरा दिल नहीं किया, मेरा मन नहीं किया, मेरे हृदय ने इस चीज़ को आज्ञा नहीं दी। संस्कृत में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं हजारों साल पुरानी किताबों के अंदर। आज के जो चीज़ें हैं, आज की किताबें हैं, उनके अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं करता। तो साइंस को जो डॉक्टर हैं वो तो ये बोलते हैं कि दिल में सोचने लायक कोई चीज़ है ही नहीं, सोचता ही नहीं है, सोच ही नहीं सकता, दिमाग सोचता है। तो जब ये सोच ही नहीं सकता, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं दिल के अंदर, तो इसको बेचारे को क्यों फोकट में बदनाम कर रहे हो। दिल का तो कोई रोल नहीं है, इसका काम है धड़कना, धड़क रहा है बेचारे को, इसकी क्यों आप लोगों ने वाट लगा रखी है। दिमाग को दोष दीजिए ना, लेकिन कोई ये नहीं कहता ना दिमाग ने ये किया। तो जब इस चीज़ का स्टडी किया गया पुराने ग्रंथों के हिसाब से, तब अपन को जाकर के पता चला कि दिल भी सोचता है, दिल के भी सोचने से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ एक हार्ट के बहुत बड़े सर्जन से मैंने क्लियर की है। उस किताब के अंदर क्या लिखा है, एक हृदय गुहा करके एक शब्द दिया हुआ है और उसके बाद उसकी पूरी भूमिका बताई गई है। हृदय गुहा क्या है कि हृदय के अंदर गुफा, दिल के अंदर एक गुफा, उस दिल वो उसमें एक छोटा सा जवाब दिया हुआ है कि ये डर जो मैच प्रेशर वाला है, जो विश्वामित्र ने पूछा था शिव से कि भाई ये जो मैच प्रेशर, उस टाइम तो मैच तो नहीं था लेकिन युद्ध की लड़ाइयाँ थी, तो ये जो बोले डर मुझे सताता है युद्ध के वक्त, ये क्यों सताता है और मैं इस पे विजय कैसे प्राप्त करूं। तब उन्होंने बताया कि अपनी हृदय गुहा को जीतो, पहले दिल को जीतो, है ना। दिल के अंदर एक गुफा है, उसको जीतो, उस पर अटैक होता है बोला। तो बोला वो कैसे होता है, उसके लिए क्या होता है कि 5 चीज़ें होती है, 5 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं। वो क्या है, 5 लेयर बताई गई हैं, 5 चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है, उसके अंदर पहली चीज़ है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, 5 चीज़ें होती हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ब्रह्म है, उसके बाद में है प्रकृति, उसके बाद में है अहंकार, उसके बाद है प्राण, उसके बाद में आता है चित्त। ये 5 चीज़ें हैं। ये पांचों चीज़ों के एक एक को अपन सोल्व करते जाएंगे तो अपन पहुंच जाएंगे चित्त तक। और चित्त के जस्ट आगे है ये अपनी जो हृदय गुहा आती है, दिल की गुफा, ठीक है। चित्त ही अपना दिल है, ये समझ लीजिए आप। एंड में सबसे जो डीप वाली लेयर है वो चित्त है आपका। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि क्या हार्ट के कोई 5 पार्ट होते हैं क्या, तो उसने बोला कि नहीं होते हैं। तो मैंने कहा हार्ट पे कोई लेयर होती हैं, बोला हाँ लेयर तो होती हैं। तो मैंने कहा 5 होती हैं, बोला हाँ होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इन 5 का क्या अलग अलग काम होता है, बोला नहीं काम तो ये एक को ही सपोर्ट करती हैं, एक को बचाने के लिए। मैंने कहा जो सबसे एंड में है क्या उसी को प्रोटेक्ट करती हैं, बोले हाँ उसी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो मेरे को उस चीज़ में कुछ समझ आने लगा, फिर मैंने उसको पढ़ा, ठीक है। तो मैं आज के जो साइंटिस्ट हैं, हार्ट के सर्जन हैं बड़े बड़े दिग्गज, उनकी भी बात बताऊंगा आपको और उस ज़माने में लिखी हुई बात का भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रह्म आता है। ब्रह्म क्या है, आपका शरीर है। कोई भी चीज़ आती है सबसे पहले आपके शरीर के पास में आती है, ठीक है। तो आपका जैसा शरीर होगा, जितनी आपके शरीर में ताकत होगी, आप उतना वैसा उसको झेलेंगे। और झेल सकते हैं ठीक है, नहीं झेल सकते हैं तो आप क्या है उससे बगावत कर जाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी प्रकृति, कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपका नेचर कैसा है, ठीक है। हर तरह की प्रकृति होती है, 3 मोस्ट हैं उसके अंदर, तामसिक, राजसिक और सात्विक, ठीक है। तामसिक वाला है वो ऐसी प्रकृति, मान लो कि कोई लड़ाई होगी
तो जो तामसिक प्रवृत्ति का है वो लड़ देगा वहाँ पे। अब उसमें भी अलग अलग तरह की प्रकृतियाँ हैं। कोई आदमी गुस्से में गाली देना शुरू करता है, कोई दूसरे को मारना शुरू कर देता है, कोई गुस्से में खुद कांपने लग जाता है, किसी को मिर्गी आ जाती है, कोई जो है गुस्से में भाग जाता है ना। अलग अलग तरीका, एक ही चीज़ से अलग अलग आदमी को गुस्सा आने से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इट मीन्स कि गुस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है, आदमी की प्रकृति इंपॉर्टेंट है कि कौन आदमी कैसा रिएक्शन देगा। समझ में आई ये बात कि प्रकृति हर आदमी की अलग होती है। 3 प्रकृति मोटी मोटी हैं, जिसके अंदर पहली तामसिक बता दी, फिर है राजसिक। राजसिक के वाला आदमी क्या करेगा, गुस्से के अंदर रिटेलिएट करेगा, लड़ेगा, वो उससे वो रणछोड़दास नहीं बनेगा, वो भागेगा नहीं वहाँ से, चाहे उसको नुकसान हो जाए। वो 20 आदमी से घिर गया लेकिन फिर भी नाक नहीं रगड़ेगा, वो लड़ के मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपना राजसिक प्रवृत्ति को कायम रखेगा। ठीक है। उसके बाद है सात्विक। सात्विक आदमी को 2 थप्पड़ मार लो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो हाथ जोड़ के निकल आएगा। वो सोचेगा कि यार यहाँ लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करेंगे, फालतू का पंगा होगा, इतने लोग सुनेंगे, देखेंगे, इज्जत बेइज्जती, इतना कुछ सोच साच करके वो शांति से निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है। तो 3 तरह के लोग हो गए इसके अंदर। ये है आपकी प्रकृति की आप कैसा रिएक्ट करेंगे उसके अंदर। आप छोड़ के भागेंगे, आप लड़ेंगे, या आप उसमें रिटेलिएट नहीं करेंगे। उसके प्रकृति के बाद में आता है जो ये पहली लिए मैं लेयर बता रहा हूँ, हार्ट के ऊपर, आपके दिल के ऊपर जो लेयर है, ब्रह्म हो गई। उसके बाद में आपका ये प्रकृति होगी। इसके बाद में आता अहंकार। अहंकार क्या होता है, अहम का आकार, आपका खुद का आकार। खुद का आकार आपकी जो साइकोलॉजिस्टों वाली भाषा है उसके अंदर आप ले लीजिए सेल्फ इमेज। तो सेल्फ इमेज क्या है कि जो आदमी जितना बड़ा है, जितना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसका उतना बड़ा सेल्फ इमेज है, उसका उतना बड़ा अहंकार है उस आदमी के अंदर। ठीक है। एक बच्चे के अंदर कोई अहंकार नहीं है, उसको धीरे से चांटा लगा दो, रो लेगा बेचारा, चुपचाप निकल लेगा। उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, उसकी खुद की कोई सेल्फ इमेज नहीं है कि भाई मेरे को मार दिया, दर्द हुआ उतना रोया, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है उसके अंदर सेल्फ इमेज डेवलप होती जाती है, अहंकार बढ़ता जाता है। आप किसी नेता को, अधिकारी को कुछ भीड़ में गाली दे दीजिए या उसको मार दीजिए कुछ, कितना तगड़ा रिटेलिएट करेगा, वो रिएक्शन देगा, क्योंकि उसका अहंकार बड़ा है कि मैं तो फलाने सिंह नेताजी हूँ, मेरे को कैसे मार दिया, तो वो बर्बाद करके छोड़ेगा। वो उसका अहंकार बड़ा है। जिसका जितना बड़ा अहंकार है वो उतना बड़ा रिटेलिएट करेगा, रिएक्शन देगा आपको। ठीक है। तो ये आपका अहंकार ही है जो तीसरी लेयर के ऊपर आता है। ठीक है। सेल्फ इमेज है आपकी। अब वो भी आपकी अलग अलग तरह की हो सकती है। किसी की जैसी आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, प्रकृति है, प्रकृति के अकॉर्डिंग आपका अहंकार भी होगा। ठीक है। अब अहंकार के बाद में क्या आ जाता है, प्राण आ जाता है कि कोई चीज़ आपके पहले शरीर पे आई, ब्रह्म पे आई, ब्रह्म पे आने के बाद प्रकृति पे आई कि आप कैसी प्रकृति है। प्रकृति की लेयर को पार किया तो वो अहंकार पे आया। अहंकार क्या बोलता, नहीं मैं। ठीक है। अब मैंने झेला उसको बढ़ा दिया। उसके बाद क्या आ गया, वो चीज़ पहुंच गई प्राण के पास में। प्राण क्या है, आपकी सांसें हैं। ठीक है। ब्रीथ के पास पहुंच गई। तो जैसे ही आपका अहंकार, ईगो हर्ट होता है कहीं भी, आपकी सांसें अपने आप उखड़ जाती हैं, सांसें तेज़ हो जाती हैं। सांसें तेज़ हो गई हैं तो अब वो जो प्राण क्या आपकी पावर है, आपकी झेलने की शक्ति वगैरह सब कुछ यहीं पे डिपेंड होती है। जिसका जितना तगड़ा ब्रीथ है वो उतनी देर तक तो झेलेगा, और जैसे ही उसकी ब्रीथ उखड़ गई उसके बाद वो या तो जैसी प्रकृति है, भागना होगा भाग जाएगा, लड़ना होगा लड़ लेगा, चुप रहना है चुप रह लेगा। तो ये आपका आ गया यहाँ पे प्राण पे अटैक होते ही ये वाला एक्शन होने वाला है। उसके बाद आता है चित्त। ठीक है। तो ये चीज़, ये चारों लेयर पार करके अगर बात चित्त तक पहुंच गई तो चित्त क्या है, आपको उसको वैसा का वैसा जानेगा। और चित्त क्या है, वो कंपन देगा। प्राण जैसे ही उखड़े, सांस का जो आना जाना, जो जिस प्रकार का, जिस स्टाइल का आपका था, वो चित्त तक गया। चित्त क्या करता है, ये जो डॉक्टर आजकल बीपी वगैरह नापते हैं, पल्स रेट नापते हैं, ये सब आपका चित्त ही नाप के देता है। ये वहीं से नपती है। अगर वो चीज़ ना हो तो ये आज का इंस्ट्रूमेंट खत्म है। वो आखिरी वाली लेयर है, वही इस चीज़ को नापती है। तो ये बात जाती है चित्त तक। चित्त के बाद में क्या है, वो हृदय गुहा स्टार्ट होती है। वहाँ पे वो वाइब्रेशन पहुँच जाता है, वो तरंग वहाँ पे पहुँच जाती है, वो फीलिंग वहाँ पे पहुँच जाती है। वो बात जो आपके साथ में हुई है, वो जितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिससे आपका ईगो हर्ट हुआ है, आपकी प्रकृति चैलेंज हुई है, आपका अहंकार चैलेंज हुआ है, उस चीज़ से वो चित्त तक जाती है। चित्त के अंदर एक तरंग उठती है और वो तरंग क्या करती है, हृदय गुहा को हिला देती है। और वहाँ से सारी शरीर की नसें वगैरह, मसल्स सब जुड़ी हुई हैं उससे, ब्लड उससे जुड़ा हुआ है, ब्लड का आना जाना उससे जुड़ा हुआ है।
तो उसको जब वो चोट पहुंचती है तो वो जो पूरी बॉडी के अंदर एक ही साथ रिएक्शन आ जाता है पूरी बॉडी में। अब इसमें भी आदमी अलग अलग तरीके से, जिसकी बॉडी में जैसी जान है वो वैसा रिएक्शन देना शुरू कर देगा। हृदय गुफा में वाइब्रेशन हुआ, बॉडी की सारी नसों में वाइब्रेशन हो जाएगा। किसी की ग्रिप ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी, किसी की टाइट हो जाएगी, किसी को पसीना आना शुरू हो जाएगा, किसी को ब्लाइंडनेस शुरू हो जाएगी, किसी के सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। चित्त हर्ट हुआ, इट मीन्स कि आप उस वक्त अपने आप को नहीं समझा सकते। वो फिर पूरी बॉडी को हैंग कर देता है, हैक कर देता है। उसके बाद तो ये चित्त की ही बात होती है। चित्त में ये चोट पहुंचने के बाद में हृदय गुहा तक बात गई और उसने पूरी बॉडी के अंदर मैसेज भेज दिया कि हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है। तो उस वक्त आप किसी भी चीज़ को बचा नहीं सकते। उस टाइम पे आप बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हो। आपने देखा होगा मैच के अंदर बड़ा प्लानिंग करके जाते हो, बड़ा सोच करके जाते हो, लेकिन मैच में खड़े होके जैसे ही एक दो शॉट खराब गए उसके बाद अपने पूरे छक्के छूट जाते हैं। अपने को कुछ पता नहीं था मैच कब खत्म हुआ, कब सत्ते गए, कब अट्ठे गए, कब क्या हुआ, दबादब जाने लग जाते हैं। और उसमें जैसी आपकी प्रकृति है, आप में डेयरिंग है, थोड़ा सा विल पावर अच्छी है, आप लड़ने वाली प्रकृति के हो, तो फिर भी आप लड़ोगे, बैठोगे, पानी पियोगे, घूम के आओगे, फिर लड़ने की कोशिश करोगे। फिर मैच में कई होते हैं कि पहला कार्ड गया, बोले यार जान दे, मर गए, आग लग गई, हो गया मैच खत्म, पैक करो अब चलो यहाँ से, मैच खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए धड़ाधड़ जैसे भी फायर होता है मार देता है। एक होता है जो सात्विक प्रकृति वाला आदमी, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, गया तो गया, अगले मैच की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंट्री फीस भरी हुई है, इसका तो पूरी 60 गोली का मजा लो, वो पूरा अपना मैच निकाल लेता है। उसको पता है गया मैच, तो कंट्रोल नहीं हो रहा, बॉडी के ऊपर वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ गई, पल्स रेट ऊपर नीचे जा रही हैं, बीपी बढ़ गया, पसीना आ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, सब कुछ हो गया। तो वो कंट्रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या करता है, ठीक है, शांति से उस बुरे वक्त को निकालता है आदमी। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 5 लेयर से होकर के आपके पास फियर पहुंचता है। अब आपको इन सब चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा अपने को, अपने ब्रह्म को भी, अपने शरीर को भी, अपनी प्रकृति को भी। बदल नहीं सकते आप उसको, लेकिन आपको जितना उसमें से चाहिए सही उतना आपको उसको करना पड़ेगा। आपका जो अहंकार है, आपका जो ईगो है, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। प्राण है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्रीदिंग, जो प्राणायाम, योगा, जो महर्षि पतंजलि का योग है, इसके अंदर भी आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो है चित्त वो सही होगा। चित्त सही होगा तो क्या है, आपकी जो इसके अंदर जो ब्लड के अंदर तरंगे जाती हैं, स्पीड बढ़ जाती है इसकी, ये आपकी सही हो जाएगी। अब इसके अंदर अपन एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि लोग जो ये चीज़ बोलते हैं कि डोपिंग क्या होता है। तो मैंने उन डॉक्टर से ये पूछा कि ये जो डोप होता है ये क्या करता है। तो उसने बोला कि ये जो डोप होता है ये क्या करता है, आपकी जो हार्ट बीट होती है, धड़कने की जो स्पीड होती है, इसको कम करता है। तो ये कहाँ अटैक करता है, बोले ये दिल के जो आखिरी वाली लेयर है उसके पास में, बाकी की लेयर्स का असर नहीं पहुँचने देता। तो यही चीज़ ये बताते हैं, जो कई हज़ारों साल पहले की पुरानी चीज़ है, उसमें भी यही बताते हैं। आपके अंदर डर खत्म हो गया, डर की वजह से ही तो ये हार्ट बीट बढ़ी है, डर की वजह से ही तो वहाँ पे वाइब्रेशन दिल में शुरू हुआ है। अगर वो ख़त्म हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। वो होगा ही नहीं इसके आगे, मतलब वो असर जाएगा ही नहीं आपका, है ना। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को सही करना है। तो अब इनको सही कैसे किया जाए। ब्रह्म है आपका शरीर, इसकी लिए अलग अलग आसन हैं, एक्सरसाइज हैं, वो आप कर सकते हैं। इसको सही करने के लिए प्रकृति है, आप अपनी प्रकृति को सही कीजिए। उसके बाद में अहंकार आ गया। तो अहंकार आपका ऐसा है कि देखो, हर आदमी का अलग अहंकार है, अलग सेल्फ इमेज है। जब मैच स्टार्ट करता है तो कोई हर आदमी ये सोचता है कि यार मुझे तो फलाना भी देख रहा है, ये तो मेरे गांव वाला देख रहा है, ये तो मैं तो यूपी स्टेट का हूँ, ये यूपी वाले मैनेजर भी यहाँ बैठे हैं, यूपी के कोच भी यहाँ बैठे हैं, ये पिछले साल का मेडलिस्ट भी आया, ये भी यहाँ बैठा हुआ है, और कितनी कितनी चीज़ें सोचते रहते हैं हम, ठीक है। तो वो अहंकार है, उस अहंकार को निकाल के फेंक दीजिए कि नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना तो मैं हूँ, ना मैं मेडल लेने आया हूँ, ना मैं जीतने आया हूँ, ना मैं जीतूंगा, ना मैं हारूंगा, कुछ नहीं है। मेरा कर्म है शोर चलाना, मैं शोर चलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं शांति से सिर्फ शोर चलाऊँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आप अगर मेडल लेकर के खुश नहीं होगे, पार्टी नहीं मनाओगे, तो आपको मेडल लेने का दुख ही नहीं होगा, डर ही नहीं होगा, ना आपको लेने की खुशी होगी, ना आपको मेडल नहीं ले पाने का दुख होगा। आप अगर सुख को भोगोगे तो दुख भी भोगना आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा निर्मोही हो जाइए इस चीज़ से, आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए मत जाइए वहाँ से, ठीक है। आपका कर्म है, कर्म करने के लिए जाइए, कर्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहाँ स्टार्ट हो जाती है जब आप उस चीज़ के लालच में घुस जाते हैं। आपके दुख का 2 ही कारण है,
राग एक, दूसरा द्वेष, है ना। राग किसी भी चीज़ की इच्छा, किसी भी चीज़ की डिजायर रखना, डिजायर रखोगे तो दुख आएगा वहाँ से। कैसे आएगा कि वो चीज़ पाने का दुख है, मैं पाऊँ उसको, पा रहे हो, चीज़ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, लेकिन फिर भी क्या है, और जल्दी चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और बड़ी चाहिए, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है ना। तो ये आपको ये वैसे ही चलती रहेगी। दूसरा है द्वेष कि यार मुझे मेडल चाहिए था, मुझे नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, उसको क्यों मिल गया, ये है द्वेष आपका, ये दूसरा दुख का कारण है। इस चीज़ को भी निकाल के फेंक दी, उसने मेहनत की है यार, वो भी लेगा, वो भी मेडल लेने के लिए आया है, उसने, उसकी मेहनत अच्छी है, उसकी आपसे ज़्यादा निस्वार्थ होकर के उसने शॉट चलाए हैं, इसलिए वो जीत गया है। आप उतना निस्वार्थ नहीं हो पाए, इसलिए आप उस माया जाल के अंदर फंस के रह गए और लटक गए वहीं पे। 3 कार्ड 98, 99, 97 के मारे, उसके बाद मेडल पहन लिया गले में कि यार मैं तो बस अब ठीक है, ऐसा ही चलता रहा, 96 के भी चलते रहे, तो भी फाइनल में पक्का है, फाइनल की फाइनल में देखेंगे मेडल, आज तो कोई सा निकाल के ले जाएंगे। आप घुस गए उस भंवर के अंदर, माया जाल में पहले ही फंस गए, और जैसे ही आप उसमें फंसे, ये जो आपकी प्रकृति है इसने दबोच लिया, उसको वहीं पे रख लिया, आपको बाहर आने नहीं दिया। वो एक ऐसा जाल है बहुत तगड़ा। मैट्रिक्स एक मूवी है, वो देखिए, उसके लिए बहुत अच्छी है। और एक आफ्टर अर्थ करके मूवी है, उसके अंदर भी डर के बारे में अच्छा बताया गया है। वो भी कोई बहुत पुराने ज़माने का किसी आदमी ने दिमाग लगा करके वो मूवी बनाई है, तो उनको देखिए, उनमें काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा आपको डर के बारे में। तो ये चीज़ रही इसके बारे में, मोटा मोटी फियर के बारे में, कि ये कहाँ से आता है, क्यों होता है। तो आपने अगर अपने चित्त को सही रखने में कामयाब हो गए तो आपके अंदर फियर नहीं आ सकता। आपकी तरंगे जो होती हैं अप डाउन, कम ज़्यादा, वो नहीं होंगी तो बीपी और पल्स रेट नहीं बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ेगा। तो आपको अगर डर लग भी रहा है, आप अगर कॉन्शियस हो भी गए हो मैच के लिए, हर चैंपियन कॉन्शियस होता है। ओलंपिक में खड़ा होने वाला कोई भी आदमी लापरवाही से गोली नहीं चलाता है। ओलंपिक में हर आदमी सही तरीके से ही गोली चलाता है, कॉन्शियस होकर के ही चलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे इतना ओवर कॉन्शियस हो जाओ, इतना डर जाओ उससे कि आपको क्या करना है यही भूल जाओ आप। तो ये नहीं करना है आपने, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको मैच प्रेशर कहाँ से आता है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना टाइम पूरा हो गया है। अब इसी से रिलेटेड एक अगली क्लास मेरे ख्याल से इसकी बनती है कि ये तो अपन ने बता दिया इस डर तक पहुंचने का रास्ता, कि ये कहाँ से आता है और ये किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करता है। अब इसको कैसे जीता जाए, इसके ऊपर अपने वाले तरीके से, ना कि दवाई खा करके, अपने वाले तरीके से इस डर के ऊपर कैसे विजय पा ली जाए, किस तरीके से ये डर ही ख़त्म हो जाए, फियर ही बंद हो जाए, ये अपना इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर अपन अगली क्लास मेरे ख्याल से जब भी टाइम मिलेगा फिर से मैं लूँगा। और उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड लक, अच्छा कीजिए, मस्त कीजिए और थैंक यू, मौज कीजिए। जय हिंद।